सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के सेकेंड ग्रेड के लिए एक नया टॉपिक जो जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस में, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री या पोइट्री क्रिटिकल एप्रिसिएशन, CRI। क्या टॉपिक है समझने का प्रयास करते हैं। CRITICAL क्रिटिकल APPRACIATION क्रिटिकल एप्रिसिएशन। पोइट्री का एक पीस आपको दिया जाएगा, अ पीस ऑफ पोइट्री, एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा और उस स्टेंजा से आपको ये कहा जाएगा, आपको ये जांचा जाएगा कि आप पोइट्री की कितनी समझ रखते हैं, पोइट्री को कितना इवेल्युएट कर सकते हैं, पोइट्री को कितना समझ सकते हैं, पोइट्री को कितना एनालाइज कर सकते हैं, पोइट्री का कितना एनालिसिस कर सकते हैं। ये बात आपसे उस स्टेंजा से समझी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। बिल्कुल इसी तरह का एक टॉपिक के रीट मेंस का जो सिलेबस है उसके सिलेबस में भी बिल्कुल ऐसा ही एक टॉपिक है, उसका नाम है अनसीन पोइम। क्या नाम है भाई? अनसीन पोइम। ये आपके रीट मेंस में, ये सेकंड ग्रेड में है और ये जो है ये आपके रीट मेंस के सिलेबस में है, रीट मेंस के सिलेबस में। तो ये दो टॉपिक आपके हैं। आप में से ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी और रीट के भी। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कौन कौन सी चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, बहुत डिटेल से हम चीजों को समझेंगे। क्लास शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड और रीट मेंस इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है, वो कैंडिडेट प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। वहां आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, उसके साथ हर टॉपिक का एक टेस्ट आपको दिया जाएगा और हर कोर्स के साथ हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, फर्स्ट ग्रेड के साथ भी हम लगभग 3500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए भी कोर्स के साथ आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। रीट मेंस की जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत शानदार तैयारी जो बच्चे करना चाह रहे हैं, उनको भी 2000 क्वेश्चंस, 2000 से कुछ ज्यादा ही होंगे, 2000 क्वेश्चन जो हैं वो उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोर्स के साथ मिलेंगे, ताकि बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए इधर उधर ना भटके। टेस्ट सीरीज इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की, इंग्लिश ग्रेड सेकंड के, उसके बाद जो राजस्थान जीके का है, कक्षा 6 से लेके 10 तक की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब के बहुत शानदार क्वेश्चंस रीट मेंस के लिए बहुत उपयोगी है वो कोर्स। और बहुत नामात्र की फीस पे हमने वो राजस्थान जीके का जो कोर्स है उसमें क्वेश्चंस हैं, लगभग 3000 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उन किताबों से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। जो भी बच्चा जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। ये सभी कोर्स आपको वहां मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर है। अब अपन आते हैं सीधा हमारे पॉइंट पे आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, दिख रहा आपको, पोइट्री क्रिटिकल एप्रिसिएशन। पोइट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि पोइट्री है क्या। POETRY पोइट्री क्या है, एक सीधी सी डेफिनेशन आपको पोइट्री की पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आप लोगों के लिए एक पोइम की डेफिनेशन लिख दी है कि पोइट्री क्या होती है। पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वेज अ थॉट, जो एक विचार आप तक पहुंचाता है। डिस्क्राइब अ सीन, या फिर कोई भी सीन को डिस्क्राइब करता है, किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को, किसी भी विचार को आप तक पहुंचाता है। लिटरेचर का एक ऐसा टाइप है। और टेल्स स्टोरी, कोई आपको कहानी बता सकता है,
इन ए कंसंट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन ए कंसंट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। किसमें? ये सारी बातें, कौन सी बातें? किसी विचार को प्रस्तुत करना, किसी सीन का वर्णन करना, किसी कहानी को बताना, ये सारी बातें बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में, बहुत ही मीट्रिकल फॉर्म में, बहुत ही लिरिकल फॉर्म में, किसमें? लिरिकल फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म जिसको गाया जा सके, जो बहुत कंसंट्रेटेड हो, जो मीट्रिकल हो, विशेष प्रकार की मीटर के अनुसार उसका अरेंजमेंट किया गया हो, उस पीस को, उस टाइप को क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? आपको जो भी कहनी है आप वो लय ताल के साथ कहते हैं। एक विशेष सिलेबल का अरेंजमेंट उसमें होता है, उसको क्या कहते हैं? पोइट्री कहते हैं। पोइट्री की असंख्य परिभाषाएं हो सकती हैं, ये भी एक परिभाषा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। इसके साथ एक वर्ड और है आपका अप्रिसिएशन। पोइट्री का क्या है? अप्रिसिएशन है। तो पोइट्री का अप्रिसिएशन से क्या मतलब है? वो भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब यह होता है कि आप किसी दिए हुए लिटरेचर का जो पीस आपके पास है, वो उस दिए हुए पीस को आप पे, लिटरेचर का जो हिस्सा आपको दिया हुआ है, लिटरेचर का जो टुकड़ा आपको दिया हुआ है, उस टुकड़े को, उस पार्ट ऑफ लिटरेचर को आप ठीक ढंग से समझें, उसको ठीक ढंग से उसका विश्लेषण करें और उसकी अच्छाइयां और उसकी कमियों को उजागर करें, उसकी अच्छाइयां और कमियों को समझें। ये क्या होता है? क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता है। समझ में आ गई होगी बात यहां तक? फिर समझते हैं इसको। देखो क्या होता है। पोइट्री अप्रिसिएशन मींस टू इवेल्युएट, जांच करना। क्या करना भाई? जांच करना। और क्या करना? एनालाइज करना, विश्लेषण करना। क्या करना भाई? विश्लेषण करना। किसका? किसी एक पोएम का। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू हैव इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसकी ज्यादा अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए किसी भी पोएम का ठीक ढंग से विश्लेषण करना, उसका ठीक ढंग से मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? क्रिटिकल अप्रिसिएशन कहलाता है। क्या करने के लिए? उसको अच्छे तरीके से इंजॉय करने के लिए, उस पोइट्री को, उस पोइम को ठीक ढंग से, ज्यादा अच्छे तरीके से उसका एंजॉय करने के लिए उसका विश्लेषण करना क्या कहलाता है? क्रिटिकल अप्रिसिएशन कहलाता है। टू एनालाइज, उसका विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण करना? द मैटर एंड मैनर ऑफ द पोएटिक पीस। दो चीजें होती हैं पोइट्री में। एक क्या होता है पोइट्री में भाई? एक ये होता है कि मैनर होता है, एक होता है मैटर। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं एक बार। मैनर क्या होता है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि आज एक वीडियो में ही आपको इस टॉपिक के बारे में जो भी आपको जानना चाहिए, चाहे वो रीट बेंच के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, सेकंड ग्रेड के लिए हो, इसी टॉपिक में आप पूरा जान लें, इसी क्लास में जान लें। बाकी इधर उधर से आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी आप कोई साहित्य लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो मैटर होता है और एक क्या होता है बेटा? मैनर होता है। MANNER। मैटर का मतलब यह होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, उसको व्हाट से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? उसको व्हाट, क्या कहना चाह रहे हैं आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस बात को आप व्यक्त करना चाह रहे हैं। और दूसरा होता है मैनर, जो हाउ से इंडिकेट होता है। हाउ यानी कैसे, आप उस बात को कैसे कहना चाह रहे हैं। दोनों चीजें पोइट्री में होती हैं। जब आप पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हैं तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि उसने जो कहा है वो कैसा है, और जिसने जैसे कहा है किस तरीके से कहा है वो भी आपको समझना होता है। तो ये आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या होता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से समझ लो क्या होता है। किसी भी पोएम का क्या करना? उसका इवैल्यूएशन करना, उसका क्या करना? एनालिसिस करना। क्यों करना? उसकी अच्छे ढंग से समझ प्राप्त करने के लिए,
पोइम पढ़ने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है उसका जो सौंदर्य होता है उसका इंजॉय करना, ठीक है, टू इंजॉय द पोइट्री, ज्यादा अच्छे ढंग से आप उसको इंजॉय कर पाए, इसलिए पोइम की इवैल्यूएशन और एनालिसिस जो किया जाता है वो क्या कहलाता है अभी आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहलाता है। और देखिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए पोइम इज इवैल्यूएटिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग a literary piece of work from a discerning point of view। discerning point of view का मतलब होता है ज्यादा जानना, ज्यादा समझना, उसको discerning point of view कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये। तो किसी भी पोइम को क्या करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको क्या करना, एनालाइज करना, किसको, ए लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के किस दृष्टिकोण से उससे ज्यादा प्राप्त करने के लिए, उसको ज्यादा ठीक ढंग से समझने के दृष्टिकोण से, इन सब बातों का करना क्या कहलाता है, पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिसिएशन कहलाता है। मुझे लगता है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैनर। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आप किस किस बात का विश्लेषण करते हैं, इसमें मैनर शामिल होता है, यानी जो पोइम लिखी हुई है वो किस ढंग से लिखी हुई है ये शामिल होता है, किस टेक्निक से लिखी गई है, किस स्टाइल से लिखी गई है, ये सारी बातें आप पे पोइम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते समय पता करते हैं। आप ग्रेजुएशन में थे तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता था, क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम, लेकिन अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वहां लिखने जैसी कोई बात नहीं है। तो उसी ढंग से हमें समझना है कि भाई अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा क्या होता है इसका एनालिसिस, मैटर का एनालिसिस होता है, एक मैनर का, दूसरा मैटर का। मैटर यानी सब्जेक्ट मैटर, किस विषय वस्तु पे लिखी हुई है, ठीक है। मैटर, थीम कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट मैटर पूरा एक ही है। थीम कह सकते हैं, किस थीम पे लिखी हुई है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये बातें आपको समझनी होती हैं किसमें, पोइट्री के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। अब ये समझने के लिए आपको अलग अलग प्रकार की बातें जानना होगा, उनका हमने पॉइंट वाइज वर्णन किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, आपको उसका जेनरा या फिर टाइप जानना होता है, किस टाइप की पोइम है ये आपको पता होना चाहिए। किस टाइप की पोइम से क्या मतलब, अभी पोइम आपकी लिरिक है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। पोइम आपकी एलेजी है क्या, ये पता होना चाहिए। या फिर पोइम आपकी ओड है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर पोइम आपकी क्या है, सोनेट है क्या, ये पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी उसके जेनरा के बारे में, उसकी टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार की वो पोइम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली मींस इसका मतलब होता है कैटेगरी, जैसे सोनेट है क्या पोइम, ओड है क्या, लिरिक है क्या, एलेजी है क्या, ठीक है। हर जो जेनरा होता है, हर टाइप होती है, उसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सोनेट है तो उसकी अपनी अलग विशेषता है, आप देखने से पहचान जाएंगे। 14 लाइन की पोइम होती है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, सोनेट है। एलेजी है तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसी होगी, मॉर्निंग पोइम होगी। ओड है तो आप समझ जाएंगे कि किसी को एड्रेस करके लिखी हुई होगी, ठीक है। ये चीजें आपने कहां पढ़ी, जब आपने लिटरेरी टर्म्स पढ़ी तब आपने पढ़ा था ये सारी की सारी लिटरेरी टर्म्स, तो वो यहां काम आएंगी आपके। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी कई कहते हैं कि सर हमें बाकी लिटरेरी टर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या, यहां आपको उनका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बहुत गहराई से आप नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत सबका पता होना चाहिए। हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्ट फीचर, जैसे सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, 14 लाइन होती हैं, डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट। ये केवल शेक्सपियरियन सोनेट की बात है। पोइम क्या हो सकती है आपकी, सोनेट हो सकती है, बैलेड हो सकती है, एलेजी हो सकती है, ओड हो सकती है, लिरिक हो सकती है, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकता है। तो ये आप पता करेंगे उसका। कई बच्चे कहेंगे सर जी हमारे पास तो
पोइम देखते ही पता नहीं चलेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, पता चल जाएगा। आप कोई भी ओड उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे शुरू होती है। ओ वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखो ओ से शुरू हो रहा है, जैसे किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को संबोधित करके लिखी जाने वाली पोइम क्या होती है, ओड होती है। सोनेट आप पता कर सकते हैं, ठीक है, 14 लाइन होती है, आयम्बिक मेटामीटर में लिखी जाती है, उसकी राइमिंग स्कीम मैच कर सकते हैं। एलेजी का आपको पता चल जाता है, जनरली क्वाट्रेन में लिखी होती है, उसके जो शब्द होते हैं उनसे पता चल जाता है कि किसी के मरने पर लिखी हुई है। तो इस चीजों में पता चल जाता है अगर आप ठीक तरीके से को देखेंगे तो। आइडेंटिफाई, आप पहचान करेंगे व्हाट टाइप ऑफ पोइम इट इज, ये पहचान करेंगे कि आपकी पोइम सिंबॉलिक है क्या, आपकी पोइम एलेगोरिकल है क्या, आपकी पोइम रोमांटिक है क्या, आपकी पोइम क्लासिकल है क्या। कई बच्चों को यहां भी दिक्कत हो सकती है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि क्लासिकल पोइम है या फिर रोमांटिक एज में लिखी हुई है। बेटा आपके इसीलिए आपके सिलेबस में मूवमेंट्स जोड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए यदि नेचर के बारे में कोई पोइम लिखी हुई है, कोई भी पोइम किसके बारे में, नेचर के बारे में लिखी हुई है, तो आप बता देंगे कि कौन से एज की पोइम है ये, रोमांटिक मोमेंट या फिर रोमांटिक एज में लिखी हुई पोइम है। आप आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा सिंबॉलिक पोइम, कोई भी पोइम आपके संकेतात्मक है क्या, संकेत है क्या उसमें, एलेगोरिकल है क्या। एलेगोरिकल क्या होता है, जब उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से मतलब होता है जैसे सिन है, डेथ है, इनको पर्सोनिफाइड किया जाता है, इनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, तब इस प्रकार की कोई पोइम लिखी जाए तो आप समझ लेना कि वो पोइम कैसी है, एलेगोरिकल पोइम है। ये पता करना होता है, पूछ सकते हैं आपसे कि पोइम कैसी है, तो आप ये पता करेंगे उसका। उसके बाद देखिएगा, आइडेंटिफाई वेदर द पोइम इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये भी पता करना चाहिए आपको कि आपकी जो पोइम है वो सब्जेक्टिव पोइम है या फिर ऑब्जेक्टिव पोइम है। ये क्या होते हैं दोनों शब्द, सब्जेक्टिव किसे कहते हैं और SUBJECTIV, सब्जेक्टिव किसे कहते हैं, और दूसरा शब्द जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं पता तो होना चाहिए हमें। सब्जेक्टिव का मतलब होता है सेल्फ से, SELF। सब्जेक्टिव का संबंध किससे होता है बेटा, सेल्फ से होता है, ठीक है। जो आदमी अपने बारे में लिखे, जो फर्स्ट पर्सन में लिखे, किस में लिखे भाई, फर्स्ट पर्सन में लिखे, चाहे वो नरेटर हो, वो कैसी पोइम होती है, सब्जेक्टिव होती है। जब आदमी अपने बारे में बताए, जब वो थोड़ी बहुत ऑटोबायोग्राफिकल हो, AUT ऑटो, BI बायोग्राफिकल हो, कैसी हो बेटा, ऑटोबायोग्राफिकल हो, तब आप मान लेना कि वो पोइम कैसी है, सब्जेक्टिव पोइम है। आप सब लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी होगी, मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोइम है वो सब्जेक्टिव है। मिल्टन अपने बारे में बताता है कि उसकी आंखें चली गई, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया है। ये उसके जीवन की वास्तविक बात है, वो अपने बारे में बता रहा है। इसका मतलब पोइम कैसी है, वो सब्जेक्टिव है। कैसी है बेटा, सब्जेक्टिव है। कोई पोइट किसी अन्य के बारे में बताता है, जैसे बैलेड्स होती हैं, अक्सर जो बैलेड लिखी जाती हैं, क्या लिखी जाती है भाई, बैलेड्स लिखी जाती हैं, ठीक है। तो अक्सर जो बैलेड्स होती हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होती हैं, BALLADS, बैलेड्स जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होती हैं। अब ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या होता भाई, अपने को छोड़ के, अपने बारे में नहीं, किसी अन्य के बारे में कोई बात बताई जाती है, किसी अन्य की कोई कहानी नरेट की जाती है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, कहानी कही जाती है, किसी अन्य की कोई कहानी होती है, तो वो कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। समझ में आ गई बात। तो पोइम से आपको पता चल जाना चाहिए कि सब्जेक्टिव है या फिर कैसी है, ऑब्जेक्टिव है। एपिक जो होते हैं, एपिक महाकाव्य, कैसा लिटरेचर होता है बेटा, वो ऑब्जेक्टिव लिटरेचर होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव लिटरेचर होता है, नरेटिव लिटरेचर होता है, NARRATIVE
NARRATIV, नरेटिव लिटरेचर होता है। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर होगी? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई पोइम कैसी है, उसकी टाइप क्या है, एलेजी है, ऑड है, सोनेट है, लिरिक है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कहीं सिंबॉलिक तो नहीं है, ठीक है, एलेगोरिकल तो नहीं है, कौन से मोमेंट से रिलेटेड लग रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप और क्या करेंगे, ब्रिंग आउट एनी रेटोरिक और ऑर्नामेंटल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया हुआ है तो आपको उससे परिचित होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि यहां कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया हुआ है, तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऑर्नामेंटल एक्सप्रेशन हो, किसी भी प्रकार की कोई अलंकारिक अभिव्यक्ति हो, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस अलंकारिक अभिव्यक्ति से परिचित हैं, आप उसको समझते हैं, आप उसको जानते हैं। यानी किसी भी प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यदि प्रयोग किया हुआ है तो आप उस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में किस प्रकार की राइमिंग स्कीम है, किस प्रकार के राइमिंग स्कीम है। बहुत सारे बच्चे आज पहली बार हो सकते हैं चैनल पे आए हों, तो वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत शानदार कंटेंट आपको यहां मिलता है। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो रोज जब भी हमारी क्लास होती है देखते हैं और निश्चित रूप से उसको बड़ा फायदा भी होता है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी हम सब लोगों तक पहुंच पाएंगे और तभी जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसका सही रिजल्ट जो है वो हमें मिल पाएगा। तो निश्चित रूप से आप पे शेयर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। राइमिंग स्कीम, किस प्रकार की राइमिंग स्कीम है ये पता होना चाहिए आपको। जनरल ये पूछा जाता है राइमिंग स्कीम में कि भाई ए बी बी, ए बी, इस प्रकार की है क्या। राइमिंग स्कीम के अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है, स्लैंट राइमिंग स्कीम, परफेक्ट राइमिंग स्कीम, ठीक है, और आई राइमिंग स्कीम। तो ये सारी बात भी आपको राइमिंग स्कीम के दौरान पढ़नी चाहिए। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम्स सॉरी भाई, जैसे इंटरनल राइम्स हो सकती है, स्लैंट राइम्स हो सकती है, परफेक्ट राइम्स हो सकती है, आई राइम हो सकती है, आइडेंटिकल राइम हो सकती है। किसी भी प्रकार की राइम है तो आप उसको पहचानेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये होती क्या है राइमिंग स्कीम, इसके बारे में बता दो। इसके बारे में एक अलग से वीडियो YouTube पर डाला हुआ है, यदि आप जानना चाहते हैं क्या होती है तो आप पे राइमिंग स्कीम नाम से एक है, तो उस वीडियो को आप देख लें, इसको डिटेल में करवाया हुआ है मेरा। उसके बाद में देखिएगा राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है भाई, ए बी बी ए हो सकती है, ए बी बी ए हो सकती है, ए बी बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, ए ये भी हो सकती है, सेम राइमिंग स्कीम भी। तो राइमिंग स्कीम के बारे में आपको पता है। दो चार एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, देखिएगा। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन्स हैं, बहुत इंस्पायरिंग लाइन्स हैं और मेरी फेवरेट लाइन्स हैं। कभी एक दिन इन 4 लाइन्स पे ही वीडियो बनाएंगे, सिर्फ मोटिवेटिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए जो होगा। बहुत मोटिवेटिंग लाइन्स हैं ये, तो आज नहीं बताएंगे क्या मोटिवेशन है क्या नहीं है, क्योंकि फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि टॉपिक से भटका जाए। हम चाहते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ बिंदु से बंधा जाए। और ये देखिएगा क्या लिखा हुआ यहां, डीप, ये क्या है, कीप, ये क्या है, स्लीप, और ये क्या है, स्लीप। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ए और ए, ये जो आपकी राइमिंग स्कीम हुई ये कौन सी हुई, ए राइमिंग स्कीम हुई, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ऊपर क्लाउड था, CLOUD, ऊपर वाली लाइन का लास्ट वर्ड क्या था, क्लाउड, ए दे देते हैं इसको, हिल्स बी दे देते हैं, क्राउड सी दे देते हैं, डैफोडिल्स डी दे देते हैं। क्या हो गया, ए बी क्लाउड क्राउड, तो ए ही देंगे ना इसको।
ए बी राइमिंग स्कीम हो गई। पहचान लोगे? सब पहचानते हो। तो चलो भाई इसकी राइमिंग स्कीम बताओ। जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है ये जो आपके पास 4 लाइन है, इसकी राइमिंग स्कीम आपको बतानी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि भाई इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। सब लोग लिखेंगे, प्रयास करेंगे, पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। ये देन ए, मैन ए, अप बी, कप बी, यानी ए बी बी। एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है कि राइमिंग स्कीम क्या है। जो रीड की हो, पहले भी था ये प्री में भी, अब भी है, तो ये पकड़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए भाई, कई बार क्या होता है कि पोइम जो होती है वो ब्लैंक वर्स में होती है। किसमें होती है भाई? ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स बताइए भाई, कौन कौन बच्चा जानता है कि सर ब्लैंक वर्स के बारे में मैं जानता हूं? BLANK ब्लैंक वर्स क्या होती है? आप में से कौन कौन बच्चे जानते हैं कि सर ब्लैंक वर्स ये होती है? ब्लैंक वर्स का मतलब ये होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो मीट्रिकल तो होता है, लाइन मीट्रिकल होती है, मीटर में लिखी जाती है, लेकिन उसकी राइमिंग स्कीम नहीं होती है। यानी उसकी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, मैच नहीं करती है। जैसे सम पोएम्स आर ब्लैंक वर्स होती हैं, जैसे उनमें किसी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। जैसे बैकग्राउंड कैजुअली नसीम एजकिल की पोएम है, बॉर्न, ईट, बॉर्न, काइट, ईट है। देखो ये मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये जरूर मैच कर रहा है यहां से यहां, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो हो सकता था कि चारों भी मैच नहीं करें, चारों भी क्या नहीं करें? मैच नहीं करें, तो वो क्या होती है? ब्लैंक वर्स होती है। समझ में आ गया बात? जहां राइमिंग स्कीम न हो उसको क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहां हो सकता है इसमें 2 में है, तो भी हो सकता है चारों में ही नहीं हो, चारों में ही नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं। एक और बताओ, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या डिफरेंस होता है? फ्री वर्स और एक वर्ड होता है ब्लैंक वर्स, BLANK, ब्लैंक वर्स। बताओ भाई, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में क्या डिफरेंस होता है? जिसको भी जानकारी है जरूर लिखेगा। देखो फ्री वर्स में क्या होता है, नहीं तो मीट्रिकल अरेंजमेंट होता है, यानी मीटर में भी नहीं लिखी जाती है, सिलेबल की जो संख्या वो निश्चित नहीं होती है, और राइमिंग स्कीम भी नहीं होती है। जबकि ब्लैंक वर्स में क्या होती है? राइमिंग स्कीम नहीं होती है, लेकिन मीट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है वो जरूर होता है। तो ये आप पता करेंगे। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच का पता करेंगे। ये टॉपिक आपने कहां पढ़ लिया? फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ लिया। यहां से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। अभी हम पढ़ रहे हैं उसका मैनर, की पोइट्री कैसे लिखी हुई है। फिगर ऑफ स्पीच में इमेजरी हो सकती है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, पन, ऑक्सीमोरॉन, अलिट्रेशन, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहां सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए एक बात आती है कि उनके सिलेबस में निश्चित फिगर ऑफ स्पीच है, और हो सकता है कि आपको जो पोइम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करवाए उसमें लाइन में कोई अन्य फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। तो आप बाकी जो सामान्य फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखें। और रीट मेंस वाले जो बच्चे हैं वे बच्चे तो, क्योंकि उनके सिलेबस में निर्धारित नहीं किया हुआ है कौन से फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, कौन सी लिटरेरी टर्म्स आएंगी। एक लाइन लिखी है लिटरेरी टर्म्स, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ने हैं और लिटरेरी टर्म्स भी पढ़नी है, और लगभग सभी पढ़नी है। मेटाफर क्या होता है हमने एक लाइन में समझाया है कि दो चीजों का जब कंपैरिजन होता है तो वो क्या कहलाता है? मेटाफर। जैसे माई लव इज अ रेड रेड रोज, लव को किससे कंपेयर किया हुआ है? रोज से कंपेयर किया हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का। आप में से सब जानते ही होंगे। सिमिली का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे माई लव इज लाइक ए फ्लेमिंग सन, माई लव इज लाइक ए, लाइक और एज का प्रयोग करके, लाइक और एज का प्रयोग करके कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या होती है? सिमिली होती है। समझ में आ रही है चीजें? वेरी गुड।
चलो आगे देखते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। द सन इज स्टेरिंग एट मी। सूर्य जो है ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है। तो जब मानवीय विशेषताएं जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाती हैं, तब वो क्या होता है, तब वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो ये आप करेंगे। उसके बाद में एंटीथेसिस हो सकता है, ऑक्सीमोरॉन हो सकता है, पैराडॉक्स हो सकता है, किसी भी प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है। एंटीथेसिस ये होता, देखो ठीक है, टू गिव, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को अलग अलग क्लोजेस में लिखा जाता है। तो ये आप यहां पढ़ेंगे, एंटीथेसिस जब पढ़ोगे तब। उसके बाद में देखिएगा द लैंग्वेज स्टाइल। लैंग्वेज कैसी है ये पता करेंगे आप। उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी शामिल होते हैं, ठीक है। कितनी लंबाई है, ठीक है, लंबाई का मतलब कितने सिलेबल में लिखी हुई है ये पता करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कैसे हैं, इमेजेस कैसी हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी होती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की टोन कैसी है, स्पीकर की टोन कैसी है। देखो ये जो ही टॉपिक आज हम करेंगे, उसके बाद में मैं आप लोगों को आज की क्लास में एक पोइम हम लेंगे, उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आप सब लोग ध्यान से समझ लो इसको, क्योंकि आज ही लास्ट में इसका टेस्ट देना है आपको। आज की क्लास में ही टेस्ट भी देना है। टोन का मतलब है कि पोइम की टोन कैसी है, मिस्टीरियस है क्या, यानी रहस्य में ही चीजें बताई जा रही हैं, प्रोवोकेटिव है क्या, किसी काम के लिए उकसाया जा रहा है क्या, ऑमिनस, ऑमिनस का मतलब ऐसी है जो किसी बुरे होने का संकेत दे रही हो, ऐसी आशंका हो कि अब कुछ बुरा होने वाला है, फेस्टिव है यानी मौज मस्ती वाली है क्या, फियरफुल है, डरावनी है क्या, एक्जुबरेंट, एक्जुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। तो किस प्रकार की टोन है, टोन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होपफुल है क्या, इंस्पायरिंग है क्या, मोटिवेटिंग है क्या, तो कैसी टोन है। जैसे अभी हमने कहा था आपको कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, इसकी टोन पूछे तो आप बताएंगे इंस्पायरिंग है। कैसी है, इंस्पायरिंग है। कोई एलर्जी की लाइन दे दे और आपसे पूछे टोन कैसी है, तब आप कैसी बताएंगे भाई उसके, मॉर्निंग, MOURNING, इस प्रकार की टोन है, ठीक है। उसके बाद पोइम में किसी प्रकार के रेफरेंस हो सकते हैं। रेफरेंस का मतलब उस पोइम में किसी दूसरे वाक्य का कोई इंडिकेशन, कोई रेफरेंस दिया हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं भाई। जैसे आप कोई पोइम लिख रहे हैं, उसमें महाभारत से रिलेटेड कोई प्रसंग आपने डाल दिया, उसका रेफरेंस दे दिया, ठीक है। जैसे कर्ण का ही नाम ले दिया, अर्जुन का ही नाम ले दिया, तो अर्जुन का मतलब आपने क्या लिया है, उसको आप कहेंगे रेफरेंस टू अदर वर्क्स। जैसे आपने टीएस इलियट को पढ़ा होगा, टीएस इलियट में वर्सलिन, तो लास्ट में वो पोइम किससे एंड होती है, ओम शांति शांति शांति। तो ये रेफरेंस कहां से लिया हुआ है, जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो भारतीय ग्रंथ हैं, वहां से लिया हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें होंगी, वो भी आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे। उसके बाद में रीडर को क्या करना चाहिए, इवेलुएट द मीनिंग ऑफ द पोइम। पोइम का मीनिंग भी उसको पता होना चाहिए, कि पोइम की पैराफ्रेजिंग उसको आए कि इस पोइम में क्या कहना चाह रहे हैं। मीनिंग भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है ये, और आपको बहुत कम जगह मिलेगा ये, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। शब्दों का दो तरह का अर्थ होता है, एक तो टेक्स्ट होता है, यानी जैसा उसमें लिखा जाए सेम वैसा का वैसा, और एक होता है कंटेक्स्ट, CONTEXT। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, किस प्रसंग में वो बात कही हुई है। एक तो शाब्दिक अर्थ और एक उसका निहितार्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब जैसा कहा है वैसा का वैसा अर्थ। निहितार्थ यानी उसमें कौन सा अर्थ निहित है, यानी वो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा और क्या कहना चाह रहा है, उसको कहते हैं कंटेक्स्ट। इसके नाम और हैं डिनोटेशन यानी लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, और कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है निहितार्थ, द आइडियाज इवोक्ड बाय द वर्ड्स, और डीपर मीनिंग, द मैसेज और द यूनिवर्सल ट्रूथ इट कन्वेज, यानी उसमें कौन सा गहरा अर्थ छिपा हुआ है, वो कॉनोटेशन भी आपको पता होना चाहिए। तभी, क्योंकि लिटरेचर अक्सर टेक्स्ट में नहीं पढ़ा जाता है,
लिटरेचर कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है। टेक्स्ट का मतलब शाब्दिक अर्थ से आप पोएम को समझ नहीं सकते, आपको क्या करना होता है, उसका कंटेक्स्ट समझना होता है, आप उसका कॉनोटेशन समझना होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम। जब आप उस पोएम का कंटेक्स्ट समझ जाते हैं तो उसकी सेंट्रल थीम आपको समझने में, पहचानने में सहायता होती है। आप ठीक तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। जैसे ऑड टू ऑटम पोएम है, उसका सेंट्रल आइडिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ड्स परसीव। यानी पोएम का अक्सर जो मीनिंग कहना चाह रहा है वो मीनिंग उसके शाब्दिक अर्थ से अक्सर बहुत अलग होता है। इसलिए आप डिक्शनरी सामने खोल के पोएम को ठीक ढंग से समझ नहीं सकते, क्योंकि पोएम के जो शब्दों का मीनिंग होता है वो उस कंटेक्स्ट में पढ़ना होता है। पोइट किस बात को कहना चाह रहा है, उस प्रसंग में आपको चीजों को समझनी होती हैं। और उसके बाद पर्पज ऑफ राइटिंग, लिखने का क्या उद्देश्य है वो भी आपको पहचानना होता है। उसके बाद मोमेंट्स, ये क्या होते हैं भाई, पोएम कौन से एज में लिखी हुई है, पोएम कौन से मोमेंट में लिखी हुई है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मोमेंट हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द राइटिंग ऑफ द पोइट। जैसे रोमांटिक एज में लिखी हुई है, ठीक है, या फिर क्लासिकल एज में लिखी हुई है, या फिर रेनेसा के दौरान लिखी हुई है। अब कई बच्चों को बड़ा लगेगा कि सर ये बात तो हमारे समझ में ही नहीं आएगी कि कौन से एज की है। आप 2-4 पोएम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो आपको समझ में आ जाएगा वही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि चीजें क्लियर नहीं है फिर भी आपसे पूछ लेंगे, नहीं, चीजें क्लियर होंगी, आपको स्पष्ट इंडिकेशन मिलेगा, तभी आपसे वो चीजें पूछी जाएंगी। अंडरस्टैंड द एसेंस एंड समरी ऑफ द पोएम, पोएम का सार और उसकी समरी आपको आनी चाहिए, तब आप चीजों को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो ये क्या था भाई आपका, ये तो था आपका कि आपको पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना कैसे है, आपको अनसीन पोएम में क्या समझना है। अब हम इसका टेस्ट लेंगे भाई। तैयार हो आप सबके सब लोग? यदि आप टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो तो आप टेस्ट दीजिएगा। किसके कितने मार्क्स आते हैं देखेंगे। ये आपके पास 3 लाइन है, एक लाइन नीचे और रहेगी, 4 लाइन थी। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd। और चौथी लाइन इसकी यहां है नीचे, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees। 6 लाइन है, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये आपको एक स्टेंजा दे दिया, या आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, ये पोएम का एक हिस्सा आपको दे दिया। अब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, तो हमने समझा ही दिया आपको। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें जाननी होती हैं वो समझा दिया। और पोएम से पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द following figure of speech has not been used in the above extract। ऊपर जो 6 लाइन दी हुई हैं उनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है। क्या सिमिली हो रही, क्या ऊपर वाले में पहली लाइन में हो रहा था, हमने देखा था आई wandered lonely as a cloud। क्या लिखा हुआ था, as a cloud लिखा हुआ था। एज ए क्लाउड लिखा हुआ था, इसका मतलब उसमें किसका प्रयोग था, बोलो बेटा किसका था, सिमिली का प्रयोग था। अब सबके सब लोगों में ऊर्जा आ जानी चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सबके सब बच्चे, लगभग 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, सभी के 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया हो। और यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मेटाफर है क्या उसमें, पर्सोनिफिकेशन है क्या उसमें, ऑक्सीमोरन है क्या उसमें, चेक करते हैं। देखिएगा गोल्डन डैफोडिल्स, ये जो यूज है ये मेटाफर का यूज है।
METAPHR। गोल्डन का मतलब होता है सोने से बना हुआ। डैफोडिल्स फूल होते हैं, सोने से बने हुए नहीं होते हैं, सोने की तरह दिखने वाले डैफोडिल्स का जिक्र है। इसलिए ये किसका प्रयोग हुआ? ये मेटाफर का प्रयोग हुआ। समझ में आ गई बात? जहां कहीं भी आपको सिंबॉलिक मीनिंग मिलता है, जहां कहीं भी कोई बात इनडायरेक्ट कही हुई होती है, वहां किसका प्रयोग होता है? वहां मेटाफर का प्रयोग होता है। तो ये मेटाफर का यूज है। किसका यूज है बेटा? ये मेटाफर का यूज है। पर्सोनिफिकेशन, ये देखिएगा, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये डांस कौन कर रहे हैं? जब आप इस पोएम को थोड़ा और ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डांसिंग शब्द है, ये भी डैफोडिल्स के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? डैफोडिल्स के लिए आया हुआ है। डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। कौन? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। कहां? यानी बहुत सारे डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, झील के साथ, बिसाइड, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे क्या कर रहे हैं? फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब फड़फड़ाहट करना ऐसे ऐसे। एंड डांसिंग, और डांस कर रहे हैं कहां? इन द ब्रीज, यानी हवा में। तो डांस कर रहे हैं, इसका मतलब किसका प्रयोग है? पर्सोनिफिकेशन का भी है। किसका प्रयोग नहीं है? ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग नहीं है। अब भाई ये ऑक्सीमोरॉन होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। भाई ऐसे कैसे कहते हैं कि इसमें ऑक्सीमोरॉन नहीं है? ऑक्सीमोरॉन होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज होता है। कैसे भी देखते हैं। आप में से कोई एग्जाम्पल बता सकता है तो बताओ भी, क्योंकि अभी तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। सेकेंड ग्रेड वाले बच्चों की तो बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है, बहुत सारे बच्चों की। तो बताओ ऑक्सीमोरॉन का कोई एक एग्जाम्पल लिख के बताओ कि सर ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इसमें काम में आते हैं। कोई एक एग्जाम्पल आप लिख के बताइएगा कि सर ये जो एग्जाम्पल है ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। बताओ भी। रोमियो जूलियट में एक लाइन है, शेक्सपियर का रोमियो जूलियट है, ओ लविंग हेट। लाइन है ओ लविंग, LOVING, ओ लविंग हेट। लविंग हेट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। डिफाइनिंग साइलेंस, बीटर स्वीट, BITTER, बीटर स्वीट किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। डिफाइनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभास, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा ऑक्सीमोरॉन, ठीक है? तो ये इसमें कहीं नहीं है, बाकी तो ये सारे हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ये पहचान कर लेते हैं। चलो देख के लेते हैं राइमिंग स्कीम। तो यहां से अपन देखना शुरू करते हैं इसको, राइमिंग स्कीम को यहां से देखना शुरू करते हैं। क्लाउड A, हिल्स B, क्राउड A, तो ABA, हिल्स था उसमें, हिल्स के बाद में डैफोडिल्स तो B, उसके बाद में ट्रीज और ब्रीज, ये अलग है, ऐसा ऊपर नहीं था। तो ABABCC ऐसी कोई होगी, देखो इसमें ABABCC, ये इसका एग्जांपल हो गया। समझ आ रहा है चीजें? ये हो गया। चलो भी आगे देखते हैं। द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम डील्स विद, अच्छा क्वेश्चन बनाया अभी है, पढ़ के आंसर कीजिएगा, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है। इस पोएम में क्या है? द ग्रोविंग करप्शन इन द चर्च ऑफ प्री रेनेसा एरा, पुनर्जागरण से पहले जो चर्च में करप्शन था उसके बारे में बताया हुआ है क्या? नहीं भाई, डैफोडिल्स नेचर के बारे में बताया हुआ है। ग्रोविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ विक्टोरियन एज, हमने कोशिश ये की है कि एज की विशेषता भी बता दी साथ साथ। विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ था, वो भी नहीं है। रोमांटिक डीप इंक्लिनेशन टुवर्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हां इस पोएम में ये है। डिजेक्शन एंड डिप्रेशन प्रिवेल्ड अमंग द मॉडर्निस्ट, मॉडर्न पोइट्री की विशेषता यह है कि उसमें जो मॉडर्न लोग हैं उनकी डिजेक्शन और डिप्रेशन का जिक्र किया हुआ है, यानी निराशावादी पोइट्री आपको वहां मिलेगी। तो इसका एग्जाम्पल का, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर होगा। अभी समझ में आ गई? आप कह रहे थे सर कैसे पता चलेगा? देखो पता चल रहा है,
कि ये क्या है, नेचर के बारे में है, इसलिए ये रोमांटिक मोमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, आप सब जानते भी होंगे, बहुत अच्छी पोएम है। द इमेजरी यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, कैसी इमेजरी यूज हुई है, बताओ भाई कैसी इमेजरी यूज हुई है? ऑल्फैक्टरी, टेक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी इमेजरी, किस प्रकार की इमेजरी यूज हुई है, बताओ भी बताओ। विजुअल तो जानते हैं, जो दिखती है वैसी। ऑडिटरी, जो सुनता हो, आपको लगता हो कि शब्द आपको कुछ सुना रहे हैं, ये टेक्टाइल। और ये क्या होती है? ऑल्फैक्टरी। टेक्टाइल का मतलब होता है आपके शब्दों से आपको लग रहा है कि आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, यानी आपको टच का महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको टच कर रही है। ऑल्फैक्टरी जो चीजें होती हैं, आपको लगता है कि शब्दों से आप किसी चीज को सूंघ पा रहे हैं, समझ गए? इस प्रकार की इमेजरी जब है तो वो है। तो इस पोएम में जो इमेजरी यूज हुई है वो कैसी हुई है? विजुअल इमेजरी हुई है। आपको बता रहे हैं, आप चीजों को देख पा रहे हैं, यानी आप चीजों को किससे? आंखों से समझ पा रहे हैं। उसको कौन सी इमेजरी कहते हैं? विजुअल इमेजरी कहते हैं। समझ में आई भाई ये बात आपको? ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द थीम ऑफ द पोएम इट सीम्स, इस पोएम की थीम से आपको कैसी पोएम लगती है? एलेगोरिकल लगती है क्या? सिंबॉलिकल लगती है क्या? कहीं कोई सिंबल नहीं है उसमें, कहीं कोई इस प्रकार का नहीं है। न्योक्लासिकल नहीं है। न्योक्लासिकल का मतलब क्लब्स, कॉफी हाउसेस, ठीक है, ऐसे लोगों का जिक्र हो, ऐसे का भी नहीं है। रोमांटिक पोएम है क्योंकि उसमें किसका जिक्र है? नेचर का जिक्र है। तो हमें कैसी लगती है? नेचर से रिलेटेड है। उसके बाद देखिएगा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फोर्थ लाइन, आपको बताना है कि उसकी फोर्थ लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब फोर्थ लाइन के लिए तो आपको वापस उस पर चलना पड़ेगा। फोर्थ लाइन कौन सी है देखते हैं। ये आपकी 3 लाइन हो गई, ठीक है, और ये आपकी फोर्थ लाइन है, यानी इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये आपसे पूछा है। बताओ भाई, ऑप्शन नहीं है, दिख भी नहीं रहे ऑप्शन, बिना ऑप्शन के बताओ। A host of golden daffodils, एक तो मैंने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इसमें क्या है? मेटाफर है, इसमें एसोनेंस भी है। क्या भी इसमें? एसोनेंस भी। कहां एसोनेंस इसमें देखिएगा? होस्ट, HOST दिख रहा है, गोल्डन ओ, डेफो ओ, तो इसको क्या कहते हैं? एसोनेंस भी कहते हैं। तो वहां ऑप्शन में आपको एक मिलेगा बोथ ऑफ दीज या फिर ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें एक तो मेटाफर है और एक क्या है? एसोनेंस है। देखो भाई, एक तो मेटाफर है और एक क्या है? एसोनेंस है। 6 में एसोनेंस ऊपर ऑप्शन है ए में, और ये देखिएगा डी ऑप्शन है इसमें, ए एंड बी। ए में क्या था? एसोनेंस, ठीक है, तो ये ए और बी मेटाफर दोनों हो गए इसमें। आगे देखिएगा, इन द अबव एक्सट्रैक्ट द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू, इसमें पोइट अपने आप को किससे कंपेयर करता है? आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, तो किसके रूप में करता है? अ फ्लोटिंग क्लाउड के रूप में, एक तैरते हुए क्लाउड के रूप में अपने आप को मानता है। अपना कंपैरिजन क्लाउड से करता है। देखो कितनी आसान चीजें हैं। यही होता है पोइट्री का क्रिटिकल अप्रिसिएशन, इसलिए डरने जैसी कोई बात ही नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा ये। द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है वो? ओड है क्या? नहीं है ओड भाई, किसी को एड्रेस करके थोड़ा लिखी हुई है। एलेगरी नहीं है। सोनेट है क्या? सोनेट भी नहीं है, कि सोनेट में किसी में भी इस प्रकार की राइमिंग स्कीम नहीं होती है। उसमें लाइन जो होती है वो 10-10 सिलेबल की होती है, इसमें इतनी बड़ी लाइन भी नहीं है। तो क्या है ये? लिरिक है। ये क्या है बेटा? ये लिरिक है। लिरिक वो होता है जिसको गाया जा सकता हो, जो सब्जेक्टिव हो। SUBJECTIV,
ये सब्जेक्टिव है क्योंकि फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई है, तो ये लिरिक है। उसके बाद देखिएगा, वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स। ये वे क्वेश्चंस हैं जो पोएम को समझने से, उसकी विषय वस्तु से पता चलती हैं। वेयर डज द पोइट सी डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कहां देखता है? ओवर द वेल्स एंड हिल्स, बिसाइड द लेक, इन द गार्डन, ऑन द वे, ऐसे नहीं वे, ठीक है। कहां देखता है? बिसाइड द लेक। कहां देखता है? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री। एक लाइन थी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, तो बीनीथ द ट्री तो नहीं पूछा इसमें, क्या है? बिसाइड द लेक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब है 10वां क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम इज। देखो आपसे 10 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लेकिन हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्रैक्टिस करें और इस प्रकार की बताओ भी कैसी टोन है इसकी। सब बच्चे इसका आंसर करेंगे और कई बच्चों ने अभी तक भी अपने साथियों से साझा नहीं की है, तो वो साझा कर दें, इसका सही आंसर करके साझा करें, इसका सही आंसर करके शेयर करें। तो द टोन ऑफ द पोएम इज एक्जुबरेंट। एक्जुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट, तो ये इस प्रकार की इसका टोन है। इस ढंग से हमने एक बहुत शानदार टॉपिक जो रीट मेंस और सेकेंड गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।